और हम आज एक क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके जो वीडियो का एग्जाम है उसके लिए। जो उसमें एक टॉपिक है पंचायती राज, जिसको हम देखते हैं अगर संवैधानिक दृष्टि से देखें तो उसमें है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, और टॉपिक दिया हुआ है पंचायतें। तो ये वाला टॉपिक है, इसको हम आज इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पंचायतें क्या है। तो उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जैसे पंचायत है वो भी एक जो हमारा शासन व्यवस्था होती है उसका एक प्रकार है। तो जैसे देखो, हम शुरुआत करते हैं भारत से। भारत एक देश है, ठीक है, ये हो गया भारत देश अपना। इस देश में, और जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो उसमें किसी भी देश को राज्य कहा जाता है। देश को कहा जाता है राज्य, और राज्य के 4 पार्ट होते हैं। जैसे कोई भी राज्य है उसके 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होता है उसका भौगोलिक क्षेत्र। राज्य का पहला अंग होता है उसका भौगोलिक क्षेत्र। उसके पास कम से कम एक क्षेत्र होना चाहिए। तो एक ऐसा क्षेत्र, उसके ऊपर फिर हो जाता है वहां निवास करने वाली जनसंख्या। एक भौगोलिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कुछ जनसंख्या रह रही है। फिर इस जनसंख्या को रेगुलेट करने के लिए एक होती है वहां सरकार। भौगोलिक क्षेत्र, उसमें जनसंख्या रहती है, और उस जनसंख्या को रेगुलेट करने के लिए एक सरकार होती है। और सरकार होती है अपने आप में वहां संप्रभु, गवर्न। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो एक राज्य का निर्माण होता है। तो भारत अपने आप में क्या है? राज्य है। तो अब देखो, भारत राज्य है, तो भारत राज्य है तो भारत में भी ये क्या है? सरकार है। ठीक है, भारत की सरकार हो गई। फिर भारत की सरकार में क्या क्या शामिल है? तो मोटे मोटे रूप से देखें तो हमारे जब सरकार की बात करते हैं तो उसके 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। पहला अंग हो गया विधायिका, लेजिस्लेचर। दूसरा अंग हो गया कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा अंग होता है सरकार का न्यायपालिका। एक शासन व्यवस्था में ये 3 अंग होते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत एक राज्य है। उस राज्य में जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था में विधायिका में संसद है। फिर कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति है, वैसे राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ये हो गई अपनी राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ऑफिसर्स होते हैं, नौकरशाही होती है, वो होती है अपनी स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका के 2 भाग हो जाते हैं। एक तो हो जाता है अपने राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका, जिसमें ये होते हैं प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर इसी का दूसरा भाग जो नौकरशाही होती है वो होती है स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, फिर न्यायपालिका होती है जो विधायी का कानून बनाती है। इस कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है, और इस कानूनों की व्याख्या करती है न्यायपालिका। ऐसे करके एक शासन व्यवस्था हो गई अपने देश में। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि भारत को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया। ठीक है, जिनको हम कहते हैं राज्य। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, और 8 है यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत को अलग अलग राज्यों में बांट दिया, अलग अलग प्रांतों में बांट दिया। जैसे राजस्थान प्रांत हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे करके अपने अलग अलग प्रांत। फिर प्रांत की भी अपने आप में एक शासन व्यवस्था है। प्रांत की भी क्या है? शासन व्यवस्था। जैसे हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान राज्य एक प्रांत है। तो राजस्थान की शासन व्यवस्था है। उस शासन व्यवस्था में सिर्फ कार्यपालिका की बात करें तो हमारे वहाँ कार्यपालिका में गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ये मिलकर के यहाँ क्या करते हैं? यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो चलाते हैं। तो हमने देखा कि शासन व्यवस्था, एक देश की शासन व्यवस्था, फिर देश को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया, तो हर एक प्रांत की शासन व्यवस्था। ऐसे करके जो तृतीय स्तर पे अपनी शासन व्यवस्था है,
फिर ये हुआ, जैसे अपना इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है भारत, तो सारी चीजें दिल्ली से मैनेज नहीं हो सकती, कंट्रोल नहीं हो सकती, रेगुलेट नहीं हो सकती। तो लोगों तक अधिकार पहुंचे, लोगों तक नीतियां पहुंचे आसानी से, तो उसके लिए अलग अलग प्रांत बना दिए। फिर प्रांतों में भी जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है तो ये कोशिश होती है कि जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं स्थानीय स्तर की, उन समस्याओं का समाधान स्थानीय लेवल के होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक गांव की कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान के लिए वो वहां से फाइल जाए जयपुर, फिर जयपुर से उसका समाधान आए और फिर वो समाधान पूरे राज्य में एक जैसा लागू हो। ये सही भी नहीं है और स्थानीय जो समस्याएं होती है उनके अनुरूप भी नहीं है। जैसे जैसे स्थानीय समस्याएं होती है उनका समाधान भी स्थानीय होना चाहिए। इसके लिए फिर सोचा गया कि क्यों ना जो राज्य है उस राज्य को भी अलग अलग भागों में बांट दो और वहां पर भी अलग शासन व्यवस्था स्थापित कर दो। वहां के जो लोग हैं वो उस शासन व्यवस्था में भाग लेंगे, वहाँ की जो विकास की नीतियां बनानी है छोटे लेवल की वो बनाएंगे, वहाँ की जो समस्याएं हैं उनका स्थानीय समाधान क्या हो सकता है वो करेंगे। ऐसे करके एक तृतीय लेवल की और सरकार बनाई जाती है, जिसको हम फिर वापस दो भागों में बांट देते हैं। जैसे जो हमारे शहर है, उन शहरों की जो सरकारें होंगी तृतीय लेवल की, उसको तो कह देंगे हम नगरीय शासन व्यवस्था। और जो ग्रामीण लेवल पे होगी उसको कह देंगे पंचायतें। फिर शहरों की जो व्यवस्था होगी तो हम देखते हैं इसको वापस तीन भागों में बांट दिया। बड़े शहर है वहां तो बना दिया नगर निगम, जो मध्यम आकार के शहर है वहां बना दिया नगर परिषद, और जो छोटे शहर या कस्बा है वहां बना दी नगर पालिका। ये मिलकर के वहां शासन व्यवस्था चलाती है। ठीक है, फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी वापस तीन भागों में बांट दिया। जो गांव है वहां बना दी हमने ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव में क्या बना दी, ग्राम पंचायत। फिर कई गांव मिलकर के एक खंड बनता है तो खंड पे बना दी पंचायत समिति, खंड पे बना दी पंचायत समिति। फिर दो तीन चार पांच खंड मिलकर के एक जिला बनता है तो उस जिले के लिए बना दी जिला परिषद, जिला परिषद। ऐसे करके हमने जो लोकल बॉडीज होती है, जो स्थानीय शासन व्यवस्था होती है, उसको वापस दो भागों में बांट दिया, शहरों के लिए अलग शासन व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग शासन व्यवस्था। फिर इसको वापस अपने यहाँ त्रिस्तरीय बना दिए कि नीचे के लेवल पे गांव, गांव में ग्राम पंचायत, फिर कई गांव मिल करके एक खंड बनता है तो खंड में पंचायत समिति, फिर खंड मिल करके जिला बनता है, जिले में जिला परिषद। ये गांवों वाला स्ट्रक्चर हो गया और शहरों वाला स्ट्रक्चर ये हो गया। तो अब हमारे जो ये वीडियो वाला एग्जाम है इसमें सिलेबस में दिया हुआ है पंचायतें। सिलेबस में क्या दिया हुआ है, पंचायतें। तो पंचायतें दिया हुआ तो हमें ये शहरों वाला नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है तो गांवों वाली जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो कैसे चलती है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि इनका इतिहास कैसा है, मतलब कहाँ से ये शासन व्यवस्थाएं शुरू हुई और आज कहाँ तक पहुंची है। तो इसके अंदर जो जो चीजें आएगी, कौन सा एक्ट कब बना, कौन सी समिति कब बनी, किस समिति ने क्या सिफारिशें करी, क्या कमियां थी, उन कमियों को कैसा समाधान हुआ, आज शासन व्यवस्थाएं कैसे चलती है। तो जब लास्ट तक पहुंचेंगे तो इसमें जो जो फैक्ट्स है वो सारे देख लेंगे और उसी फैक्ट्स में से अपने सवाल बनेंगे। तो हम शुरू करते हैं जैसे इतिहास से। जो हमारी पंचायतें हैं वो आज तक उनकी जो ऐतिहासिक यात्रा है वो कैसे संपन्न हुई। तो जैसे देखो, सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी मद्रास में। अगर आपके फैक्ट में पूछ ले पहला नगर निगम भारत में कहाँ स्थापित हुआ, तो 1688 में पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी मद्रास में। ठीक है, फिर बात आती राजस्थान की, तो राजस्थान की पहली नगर पालिका कौन सी बनी थी, तो माउंट आबू। माउंट आबू जो नगर पालिका है उसकी स्थापना हुई थी 1864 में और ये राजस्थान की पहली नगर पालिका थी। ठीक है, फिर देखो स्थानीय स्वशासन, जो पंचायतें और नगरीय निकाय है इनको सामूहिक रूप से कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का पहला प्रयास लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था।
ठीक है। जब अंग्रेजों का शासन था तो भारत में जो अंग्रेजों के शासन का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता था उसको लॉर्ड कहा जाता था पहले। तो लॉर्ड मेयो उसने है ना स्थानीय स्वशासन के लिए प्रयास किया था 1875 में। तो अगर ये सवाल बने कि स्थानीय स्वशासन का पहला प्रयास किसने किया, लॉर्ड मेयो ने। उसके बाद में है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है, तो वायसराय था लॉर्ड रिपन, उसको कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता। तो ये भी सवाल कई बार बनता है, ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का पिता हो जाएगा लॉर्ड रिपन। फिर ऐसे कैसे जो हमारा भारत शासन अधिनियम था 1919, उसमें स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया था। जो अधिनियम बनाया था उस अधिनियम में भी स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया था। इसका मतलब उसको क्या दिया था, वैधानिक रूप दिया था। तो स्थानीय स्वशासन को पहली बार वैधानिक रूप दिया था 1919 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। ये अपने स्वतंत्रता से पहले स्थानीय स्वशासन को लेकर के क्या क्या चीजें या क्या क्या घटनाक्रम हुए थे उसके बारे में 4-5 फैक्ट थे। पहला, नगर निगम मद्रास में बना, राजस्थान की पहली नगर पालिका माउंट आबू, और स्थानीय स्वशासन का पहला प्रयास लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, और स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रूप दिया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। फिर अपना देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद जैसे देखो राजस्थान में पंचायत विभाग का गठन हुआ था 1949 में। ये भी एक फैक्ट है कि राजस्थान में जैसे है ना पंचायती राज विभाग, जिसका आज पूरा नाम है पंचायती राज विभाग, तो पंचायत विभाग की स्थापना राजस्थान में कब हुई थी, तो 1949 में राजस्थान में पंचायत विभाग की स्थापना हुई, ठीक है। अब डिपार्टमेंट बन गया, उसके लिए एक एक्ट बनाना था, तो पंचायती राज अधिनियम अधिनियम बनाया था राजस्थान में 1953 में। तो दो फैक्ट ये हो गए राजस्थान के, पंचायत विभाग की स्थापना 1949 में, फिर पंचायती राज अधिनियम वो बना था 1953 में, ठीक है। 1953 में एक्ट बन गया और ये एक्ट लागू हो गया था 1 जनवरी 1954 से, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, एक तो पंचायत विभाग की स्थापना कब हुई और पंचायती राज अधिनियम कब बना, ठीक है। फिर ये पंचायती राज अधिनियम भी बन गया, विभाग की भी स्थापना हो गई, ठीक है। फिर है ना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि जो ये पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी शुरुआत भी अपने राजस्थान से हुई थी। पूरे भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर का ये गांव है बगदरी, वहां से पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रणाली का क्या किया था, उद्घाटन। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका पूरे भारत में पहली बार उद्घाटन गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर के बगदरी गांव से किया गया, ठीक है। अब देखो स्थानीय स्वशासन के अलग अलग नाम भी है। स्थानीय स्वशासन को कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो भी पावर है, सत्ता है, उसको एक जगह केंद्रित न करके लोगों तक अलग अलग फैला दिया जाना चाहिए, मतलब उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाना चाहिए। तो एक जगह अगर सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित होती तो वो होता केंद्रीकरण। तो वहां से कुछ शक्तियां स्टेट को दे दी, राज्यों को, फिर राज्यों से कुछ शक्तियां किसको दे दी, पंचायतों को। तो इसको कहा जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। फिर इसको तीसरी सरकार भी कहा जाता है। पहली सरकार संघ सरकार, दूसरी सरकार राज्य सरकार, और तीसरी सरकार ये अपने पंचायतों वाली और नगरीय निकाय वाली, या फिर इसको क्या कहा जाता है, जिला सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि ये जिले लेवल पे शासन व्यवस्था चलती है। ये इसके और नाम हो गए, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है यहाँ से सवाल आए, लेकिन आ भी सकता है, ठीक है। गांधी जी ने पंचायती राज के बारे में क्या कहा था, नेहरू जी ने क्या कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, 3 फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी का हमेशा मानना था कि गांव है वो भारत की क्या है, आत्मा है। तो देखो गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा गांवों में बसती है। यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत अपने आप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि जो पावर है वो निचले स्तर तक होनी चाहिए, मतलब
जो ग्राम स्तर पे लोग हैं उनके पास अधिकार होने चाहिए, उनके पास कानून बनाने की शक्तियां होनी चाहिए और वहां से धीरे धीरे वो पावर ऊपर जानी चाहिए केंद्र सरकार तक। ठीक है, तो वो कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। इसको लेकर के गांधी जी का मानना था, ग्राम स्वराज उनका सपना था। गांव है वो अपने आप में क्या होने चाहिए, स्वराज होने चाहिए, मतलब उनके ऊपर उनका ही शासन होना चाहिए, न राज्य का शासन होना चाहिए, न देश का शासन होना चाहिए। इसलिए गांधी जी का जो ग्राम ग्राम स्वराज का सपना था, वो सपना किससे पूरा हो रहा है, पंचायती राज व्यवस्था से पूरा हो रहा है। क्योंकि गांवों में जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस व्यवस्था के माध्यम से ही लोगों को क्या दिया है, अधिकार दिया है। ठीक है, अब नेहरू जी ने कहा था कि जो पंचायतें हैं ये लोकतंत्र की क्या है, प्रथम पाठशाला है। लोकतंत्र अगर पूरा विद्यालय है तो उसकी प्रथम पाठशाला क्या है, ग्राम पंचायतें, क्योंकि लोग वहीं से लोकतंत्र की एबीसीडी सीखते हैं। फिर गांधी जी नेहरू जी ने यह भी कहा था कि गांवों के लोगों को और पंचायतों को अधिकार दो, वे हजार गलतियां करेंगे पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब गलतियां करेंगे तो ही धीरे धीरे सीखेंगे। इसलिए नेहरू जी का मानना था कि गांवों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो पंचायती राज व्यवस्था के क्या थे, विरोधी थे। उनका मानना था कि जो गांव है वहाँ क्या है, अशिक्षा ज्यादा है, वहाँ कुरीतियां ज्यादा है। ठीक है, तो जब पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू कर देंगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो शहरों की तरफ नहीं आएंगे, शहरों की तरफ नहीं आएंगे तो उनका क्या नहीं होगा, आधुनिकीकरण नहीं होगा। आधुनिकीकरण नहीं होगा तो अशिक्षा है, कुरीतियां है, ये अपने आप समाप्त नहीं होगी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था के विरोधी थे। ठीक है, ये हो गए फैक्ट। अब देखो जो आज का सिस्टम है पंचायती राज, वो कैसे अस्तित्व में आया, इसके लिए हम स्वतंत्रता के बाद जो प्रयास हुए वो देखते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था का विकास, जैसे अपना देश 1947 में आजाद हुआ, फिर संविधान बन गया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। इस संविधान के अनुसार फिर ना शासन व्यवस्थाएं चलने लग गई, अपने संघ सरकार थी वो चलने लग गई, राज्यों में अलग अलग सरकारें चलने लग गई। ठीक है, फिर संविधान का जो डीपीएसपी है, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है, उसका आर्टिकल है 40। उसमें ये लिखा था कि राज्य क्या करेगा, पंचायतों की स्थापना करेगा, राज्य पंचायतों की स्थापना करेगा। ठीक है, जो मूल अधिकार है वो तो क्या है, बाध्यकारी है। मूल अधिकार क्या है, बाध्यकारी है। मूल अधिकार में जो बातें लिखी हुई है वो राज्य को अपनानी ही पड़ती है। ठीक है, और जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए क्या नहीं है, क्या है, बाध्यकारी नहीं है। तो उस समय अपने केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो सारी संविधान में मेंशन कर दी, राज्य सरकार की शक्तियां, उसके कार्य, उसकी कार्यप्रणाली वो सारी अपने संविधान में मेंशन कर दी। लेकिन जो स्थानीय शासन है या पंचायतें हैं उसके बारे में क्या प्रावधान होंगे, क्या शक्तियां होंगी, कैसे वो निर्णय लेंगे, क्या कार्य प्रणाली होगी, वो संविधान में लिखी नहीं थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 40 में लिख दिया कि राज्य पंचायतों की स्थापना करेगा। अब ये राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं था लेकिन लिखा हुआ था। ठीक है, फिर जो हमारे 3 सूचियां हैं, जैसे एक संघ सूची है विषयों की, एक राज्य सूची है और एक क्या है, समवर्ती सूची, कि किसी भी विषय पे कौन सी सरकार कानून बनाएगी। तो जो केंद्र सरकार जिन जिन विषयों पे कानून बना सकती है उनका मेंशन है संघ सूची में, राज्य सरकारें जिन पे कानून बना सकती हैं उन विषयों का मेंशन है राज्य सूची में, और जिन विषयों पे दोनों सरकारें कानून बना सकती है उनका मेंशन है समवर्ती सूची में। तो जो ये पंचायती राज है इसका मेंशन था राज्य सूची में। जो राज्य है वो अपने हिसाब से पंचायतों के लिए क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। तो ये संविधान में 2 बातें थी कि एक तो राज्य है वो पंचायती राज की स्थापना करेगा, और राज्य सूची थी उसमें मेंशन था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो ये अपने ये 73वां संविधान संशोधन हुआ उससे पहले की स्थिति ये थी। ठीक है, अब देखो इसका विकास कैसे हुआ, 73वां संविधान संशोधन
किया गया उससे पहले क्या क्या घटनाएं हुई। तो देखो, दो कार्यक्रम चलाए गए थे। एक तो ग्रामीण विकास में जन सहभागिता बढ़ाने, गांवों का विकास करना है, उसमें लोगों की सहभागिता बढ़नी चाहिए। इसके लिए 2 अक्टूबर 1952 को के एम मुंशी समिति की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। अब आजाद हो गया देश, संविधान लागू हो गया, तो के जो गांवों का विकास है उसमें लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसके लिए एक समिति बनाई के एम मुंशी की अध्यक्षता में, और वो बनाई थी 2 अक्टूबर 1952 को। समिति पहले बना दी, इस समिति ने सिफारिश करी 2 अक्टूबर 1952 को, और इन्होंने एक कार्यक्रम लागू किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है। फिर अक्टूबर 1953 में एक और कार्यक्रम लागू किया, जिसका नाम क्या था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अब ये दो कार्यक्रम लागू हो गए। इन कार्यक्रमों की एक ये भी बात है कि इस कार्यक्रम के लिए अमेरिका का जो फोर्ड फाउंडेशन है उसने भी सहायता दी थी। तो ग्रामीण विकास करना, ग्रामीण विकास में लोगों की सहभागिता बढ़ाना, इसके लिए अपने आजादी के बाद 2 कार्यक्रम लागू किए गए। एक तो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और दूसरा था राष्ट्रीय विस्तार सेवा, कर दिए लागू 1952-53 में। अब ये कार्यक्रम ज्यादा सफल नहीं हुए, तो इसके लिए क्या किया गया? वापस समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, और ये कब बनाई गई थी? 1957 में। 1957 में वापस समिति बनाई। किस लिए बनाई? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम है, ये विफल हो गए थे, सफल नहीं हुए थे, तो इनकी समीक्षा के लिए वापस से समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति। अब समिति बनी 1957 में, और 1957 में इसने रिपोर्ट दी। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट थी उसका शीर्षक क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है। तो ये भी अपने सवाल अगर बने तो बन सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट का क्या नाम था? तो रिपोर्ट का शीर्षक था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है। फिर इन्होंने कौन कौन सी सिफारिशें करी? तो इन्होंने सिफारिशें करी त्रिस्तरीय पंचायती राज। इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 3 स्तर पे पंचायती राज की स्थापना करनी चाहिए। जो गांव है वहां पे स्थापना होनी चाहिए ग्राम पंचायतों की। जो खंड स्तर है वहां बनाया जाना चाहिए पंचायत समिति, और जो जिला स्तर है वहां किसकी स्थापना होनी चाहिए? जिला परिषद। तो पहली सिफारिश थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा कि जो पंचायत समिति है यानी मध्यवर्ती स्तर है, ये पंचायती राज का क्या होगा? मुख्य आधार होगा। ठीक है। मेन शक्तियां किसके पास रहेगी? मध्यवर्ती स्तर यानी पंचायत समिति के पास रहेगी। ठीक है। फिर इन्होंने ये भी कहा महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति थी, उसकी 3 सिफारिशें थी। पहली थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर दो। फिर उसका जो मध्यवर्ती स्तर है उसको सारी शक्तियां दे दो या विशेष अधिकार दे दो, और महिलाओं को क्या दे दो? 1/3 आरक्षण दे दो। ठीक है। इसी समिति की सिफारिश के आधार पे 1957 में 58 में इसने रिपोर्ट दे दी। इसी समिति के सिफारिश के आधार पे 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से उस समय के अपने जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्या कर दिया? शुभारंभ कर दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया, सिफारिश करी, और इस सिफारिश के आधार पे राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया। ठीक है। तो ये भी फैक्ट हो गया एक कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से हुआ? तो नागौर जिले के बगदरी गांव से। किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। ठीक है। फिर देखो, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। सबसे पहले तो लागू कहां कर दिया? उद्घाटन कर दिया राजस्थान से, लेकिन लागू फिर 2 नंबर पे लागू किसने किया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य तो कौन सा हो गया? राजस्थान। और दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो कई बार ये सवाल भी बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू कहाँ किया गया? राजस्थान। लेकिन फिर दूसरा राज्य कौन सा था जहां लागू हुआ? आंध्र प्रदेश। फिर देखो दूसरा सवाल, 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जहां पंचायती राज संस्थाओं के क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। तो यहाँ से 2 सवाल बनते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था राजस्थान से, फिर ना दूसरा जो राज्य था जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई वो था आंध्र प्रदेश। लेकिन पंचायती राज व्यवस्थाओं के चुनाव सबसे पहले कहाँ हुए थे?
आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो दो फैक्ट हो गए। पहला फैक्ट है कि शुभारंभ तो हुआ था राजस्थान से, ठीक है, और सबसे पहले चुनाव कहाँ हुए थे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये भी सवाल बनता है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं के सबसे पहले चुनाव किस राज्य में हुए थे। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ तक की बात 1960-62 तक की बात। फिर दूसरी समिति बनी अशोक मेहता समिति। पहली बलवंत राय मेहता समिति, फिर दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति। इसका गठन हुआ था 1977 में। उस समय भारत में सरकार थी जनता पार्टी की। तो जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने वापस पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में एक नई समिति गठित करी, और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता। ठीक है, फिर इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट दे दी। अब रिपोर्ट में क्या सिफारिशें थी तो ये याद रखना, जैसे देखो, बलवंत राय मेहता, 3 शब्दों का नाम है, तो इसने कहा था त्रिस्तरीय होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय होनी चाहिए? 3। अशोक मेहता, 2 शब्दों का नाम है, इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज प्रणाली है वो द्विस्तरीय होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। एक होना चाहिए मंडल स्तर और एक क्या होना चाहिए? जिला स्तर। बस जिले पे एक प्रणाली होगी, फिर मंडल पे होगी, ग्राम स्तर पे कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट सिफारिश थी यही थी अशोक मेहता समिति की, कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितनी होनी चाहिए? द्विस्तरीय होनी चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी बताया कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। राज्य लेवल पे एक अलग क्या होना चाहिए? मंत्रालय। पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग मंत्रालय की स्थापना भी करनी चाहिए। फिर इन्होंने ये भी कहा कि इनको कौन सी शक्तियां दी जानी चाहिए? कराधान यानी टैक्सेशन की पावर दी जानी चाहिए। जो पंचायती राज व्यवस्था है उनको ये शक्तियां दी जानी चाहिए कि वो है ना टैक्स लगा सके, और उस टैक्स से जो भी कलेक्शन होता है उस कलेक्शन से वापस विकास के कार्य कर सके। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी सिफारिश करी कि जो पंचायती राज व्यवस्थाओं के चुनाव होते हैं उसमें क्या होना चाहिए? जो राजनीतिक दल है उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी क्या करना चाहिए? पंचायती राज व्यवस्थाओं में चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने ये कहा कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए क्या होना चाहिए? पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि न्याय पंचायतें भी होनी चाहिए। जैसे अपनी सरकार का एक भाग न्यायपालिका भी है, तो पंचायत के स्तर पर न्याय करने के लिए वहाँ क्या होना चाहिए? न्याय पंचायतों की भी स्थापना करनी चाहिए। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि ये जो पंचायत राज व्यवस्था है उसका कार्यकाल कितना होना चाहिए? 4 वर्ष का होना चाहिए। तो देखो, अशोक मेहता समिति की जो मुख्य सिफारिशें हैं जिनके ऊपर कई बार सवाल बनते हैं, वो पहली तो है, इन्होंने कहा था द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद ये है कि इन्होंने कहा एक अलग से क्या होना चाहिए? मंत्रालय होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा राजनीतिक दलों की क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा SC ST के लिए क्या होना चाहिए? आरक्षण और न्याय पंचायत। ये फैक्ट है, यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं अशोक मेहता समिति के। द्विस्तरीय प्रणाली, राज्य लेवल पे अलग मंत्रालय, राजनीतिक दलों की भागीदारी, और क्या होना चाहिए? SC ST को आरक्षण और न्याय पंचायतें। ठीक है, ये हो गया अशोक मेहता समिति। इसके बाद में 1985 में और समिति बनी जिसका नाम क्या था? GVK समिति। GVK समिति 1985 में स्थापना हुई। इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में जो नौकरशाही है वो हावी हो गई है तथा लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया क्या हो गई है? कमजोर। इसलिए पंचायती राज संस्थाएं क्या है? बिना जड़ वाली घास है। ऐसी घास है जिसकी क्या नहीं है? जड़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नौकरशाही वो हावी हो गई और लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया कमजोर हो गई। तो इसका सीधा सवाल ये है कि GVK राव समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा था? बिना जड़ वाली घास कहा था। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को बिना जड़ वाली घास किसने कहा था? GVK राव समिति ने। फिर इनकी सिफारिश है तो वही है कि नियमित चुनाव होने चाहिए। बिना जड़ वाली घास क्यों है? क्योंकि टाइमली क्या नहीं होते हैं? चुनाव नहीं होते हैं। फिर इन्होंने कहा कि नियमित चुनाव होने चाहिए। कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। पहले ये होता था
एक बार चुनाव हो गए, 5 साल 6 साल 7 साल चुनाव होते ही नहीं थे। इन्होंने कहा कि नियमित चुनाव होने चाहिए, फिर है ना इनका फिक्स कार्यकाल होना चाहिए 5 साल। फिर जो कलेक्टर होता है उसके पास दोनों शक्तियां थी, नियामक यानी रेगुलेटरी पावर भी उसके पास थी, ठीक है, और विकासात्मक यानी डेवलपमेंट के कार्य भी कौन करता था, कलेक्टर। तो इन्होंने कहा कि कलेक्टर से दोनों शक्तियां अलग अलग कर दो। जो नियामक की शक्तियां है यानी रेगुलेट करने की, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्शन करना, ये कलेक्टर का कार्य है, इसको तो कलेक्टर के पास ही रहने दो। लेकिन जो विकास के कार्य है उसके लिए एक अलग पद बना दो। जैसे जो जिला परिषद होगी उसका जो सीईओ होगा उसको बना दो जिला विकास आयुक्त। उसका काम होगा जिले में कौन से कार्य करवाने, विकास के कार्य करवाने। तो ये जीवी के राव समिति थी, उसकी 3 सिफारिशें थी। पहले तो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को कहा था बिना जड़ वाली घास। क्यों है बिना जड़ वाली घास, तो है ना टाइम से चुनाव नहीं होते, इनका कार्यकाल भी फिक्स नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा ये क्या है, बिना जड़ वाली घास है। फिर इन्होंने कहा क्या करना चाहिए, तो जो कलेक्टर है उसके पास जो दोहरे कार्य है, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट के, इनको अलग अलग कर दो। नियामक के कार्य तो कलेक्टर करेगा, लेकिन जो विकासात्मक कार्य है उसके लिए जिला परिषद का जो सीईओ होता है उसको बना दो जिला विकास आयुक्त, वो ये कार्य करेगा। इसमें ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इस समिति ने कहा था कि क्या होना चाहिए, एक अलग पद होना चाहिए जिला विकास आयुक्त का। फिर दूसरा फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज को बिना जड़ वाली घास किसने कहा था, जीवी के राव समिति ने, ठीक है। फिर अगली समिति थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है, LM, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये इंपॉर्टेंट समिति है, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, ठीक है। इसका अन्य नाम है पंचायती राज पुनरुद्धार समिति। ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टन इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की स्थापना कब हुई थी, 1983 में। 1986 में सरकार थी राजीव गांधी की। तो राजीव गांधी ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में समिति गठित करी। ये बात तो हमने कर ली। फिर इसकी सिफारिशें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी कहा कि त्रिस्तरीय प्रणाली लागू होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट इनकी सिफारिश थी वो ये थी कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जैसे अपनी संघ सरकार है उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य करेगी, वो सारा संविधान में लिखा हुआ है। राज्य की सरकारें हैं वो क्या करेगी, सारा संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था की सरकारें हैं उनका संविधान में कहीं मेंशन था ही नहीं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लेवल पे चुनाव होते, कभी चुनाव कराते कभी नहीं कराते, कौन से कार्य वो करेंगे, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, पैसे खर्च करने का अधिकार किसके पास होगा, ये सारी चीजें व्यवस्थित नहीं थी, राज्य सरकारों पे निर्भर करती थी। तो इन्होंने कहा कि इनके लिए क्या करना चाहिए, संवैधानिक दर्जा, मतलब पूरा सिस्टम है पंचायती राज का, उसकी शक्तियां उसके कार्य सब कहाँ है, संविधान में लिख दो। जब संविधान में सारी चीजें लिख दी जाएगी तो संविधान के अनुसार फिर वो सारी चीजें टाइमली होगी। जब सब चीजें टाइमली होगी तो अपने आप पंचायत व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति स्थापना 1986, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी सिफारिश थी कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। फिर वही बातें, न्याय पंचायतें हो, ग्राम लेवल पे न्याय करने के लिए वहाँ न्याय पंचायतें हो, राज्य वित्त आयोग हो, राज्य चुनाव आयोग हो। जब हम ना 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें जो मुख्य मुख्य प्रावधान है वो इन्होंने किए बताए थे। वो जैसे राज्य वित्त आयोग पढ़ेंगे, इन्होंने कहा राज्य वित्त आयोग होना चाहिए। चुनाव कराने के लिए क्या होना चाहिए, राज्य चुनाव आयोग होना चाहिए। फिर इनकी एक बात ये भी थी कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, लेकिन अशोक मेहता समिति ने तो कहा था राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए, इन चुनावों में भाग लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। तो इस समिति के बारे में अगर कोई सवाल बनेगा तो इसकी स्थापना 1986 और इसको संवैधानिक दर्जा देना, और इसके साथ में ये मान लो कि राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है अपने पीके थुंगन समिति, 1988 में बनी, 89 में रिपोर्ट आ गई। सिफारिशें जो यहाँ थी पहले थी वही है,
जैसे त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। इन्होंने फिर ये एक अलग मान लो, जैसे पीके थुंगन समिति की अलग सिफारिश क्या है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको समवर्ती सूची में डाल दो। जो अभी ये है ना विषय है राज्य सूची में, तो राज्य सूची से इसको कहाँ डाल दो, समवर्ती सूची में। इस समिति के बारे में ये सिफारिश याद रख लेना। फिर ग्राम पंचायतों को सीमित न्यायिक अधिकार दिए जाने चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण हो, महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, प्रत्येक राज्य के लिए एक वित्त आयोग का गठन। ये वाली चीजें तो सब में है, तो इसके लिए एक अलग क्या है, समवर्ती सूची में पंचायती राज को डाल देना चाहिए। ठीक है। फिर एक है गाडगिल समिति 1988 में, सिफारिश है वही संवैधानिक दर्जा दो, त्रिस्तरीय प्रणाली हो, तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव हो और राज्य चुनाव आयोग का गठन हो। ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर है ना वो ये समितियां और कौन सी समिति कब बनी, वर्ष, ऐसा कोई सवाल मैच करने वाला आ जाए ना, उसमें ये ध्यान रख लेना कि गाडगिल समिति कब बनी थी, 1988 में। तो ये हो गई समितियां, इसने सिफारिश से कर दी कि अब लास्ट में बात आके ये रुकी कि इनको क्या दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। फिर देखो ये तो हो गई अपने भारत के लेवल पे। अब राज्य सरकार ने भी कुछ समितियां बनाई, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो राजस्थान सरकार की 1964 में समिति बनी थी, शादी कली समिति। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि शादी कली समिति 1964 में बनी। अब इसने प्रधान और जिला परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश की। इसने सुझाव दिया कि ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष और सभी सदस्यों का भाग लेना चाहिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में बनी। इसने वीडियो के पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव और वित्तीय विकेंद्रीकरण की सिफारिश करी, ये भी याद रख लेना। गिरधारी लाल व्यास, इसने क्या कहा था, वीडियो के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष चुनाव। फिर और समितियां जैसे हीराचंद माथुर समिति, हरलाल सिंह खरा समिति 1990, अरुण कुमार समिति 1996, शिवचरण माथुर समिति 1999-2000, वीएस व्यास समिति जिसने क्या कहा था, ग्राम सचिवालय की सिफारिश करी। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे ये है कि गुलाब चंद कटारिया समिति बनी थी 2009 में। इसने कहा था जैसे अपने है ना 73वां संविधान संशोधन है, उसमें है एक सूची जोड़ी अनुसूची 11, जिसमें लिखा है कि जो 29 विषय है वो किनको दिए जाएंगे, पंचायतों को दिए जाएंगे। पंचायतों को देने का मतलब है कि इन विषयों पे छोटे मोटे कानून बनाना या इनके अनुसार कार्य करना किसका काम होगा, ग्राम पंचायतों का। तो अभी है ना अपने 25 विषय तो इनको दे दिए, तो इन समिति ने कहा था कि जो 29 विषय है वो सभी विषय क्या कर दो, पंचायतों को सौंप दो। अभी सिर्फ 25 सौंपे हुए हैं। गुलाब चंद कटारिया समिति ने कहा था कि सभी 29 के 29 विषय पंचायतों को सौंप देने चाहिए। ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं 73वें संविधान संशोधन की। तो 73वें संविधान संशोधन के प्रयास मतलब कैसे लागू हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या उसमें प्रावधान है। पंचायती राज संबंधी संवैधानिक प्रावधान ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था। जैसे है ना 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उससे पहले संविधान में क्या था, भाग 4 जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, उसमें आर्टिकल 40 में लिखा था ग्राम पंचायतों के संगठन मतलब गठन का प्रावधान, राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। फिर है ना भारतीय संविधान की अनुसूची 7 है, जिसमें है ना 3 भागों में अलग अलग विषय है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें जो ये स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन है वो भी नियत है, और ये किसमें है, राज्य सूची। जो राज्य सूची है उसमें लिखा हुआ है कि स्थानीय शासन या स्वशासन का विषय, उस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। फिर देखो लक्ष्मी विमल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति के सिफारिशों के उपरांत राजीव गांधी सरकार ने एक बार क्या किया था, 1989 में संवैधानिक दर्जा देने के लिए 2 संविधान संशोधन विधेयक लाए थे, एक तो 64वां और एक 65वां। 64वां था पंचायतों के लिए और 65वां था नगरीय निकायों के लिए। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लक्ष्मी विमल सिंघवी समिति की स्थापना करी। उसने सिफारिश करी कि इनको क्या दे दो, संवैधानिक दर्जा दे दो। तो संवैधानिक दर्जा देने के लिए उस समय की सरकार ने, राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 2 संविधान संशोधन विधेयक ले आए, एक तो था 64वां, एक कौन सा था, 65वां। फिर हुआ क्या, लोकसभा में पारित हो गए दोनों, लेकिन उस समय की जो सरकार थी
उन्होंने कहा, जो राज्यसभा थी, राज्यसभा ने कहा कि जब ये विषय है राज्य सूची का, किस सूची का है, राज्य सूची का, राज्य सूची के विषय पर जब केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इसका मतलब है कि राज्यों के जो अधिकार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, और राज्यों में केंद्र का दखल बढ़ जाएगा। इसलिए राज्यसभा में ये कानून क्या नहीं हुए, पारित नहीं हुई। राज्यसभा, देखो राज्यसभा की स्थापना इसीलिए हुई क्योंकि हमारे भारत में है संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, और इसके साथ में है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक को इंग्लिश में कहते हैं फेडरल। फेडरल का मतलब है कि यहाँ जो राज्य है उनके पास भी क्या होगी, अलग शक्तियां होंगी, जिसको है ना केंद्र सरकार उनके ऊपर कानून नहीं बना सकती। इसलिए है ना राज्यसभा की स्थापना करी गई। तो राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करती है, विधानसभा से होते हैं, और इनका काम होता है जो राज्य के हित है उनकी रक्षा करना। तो जब है ना राज्य सूची का विषय था पंचायतें, इसके ऊपर कानून बन रहा था, तो है ना राज्यसभा ने इसको रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये है ना राज्यों से जुड़ा हुआ विषय है, राज्य सूची में मेंशन है, तो इसके ऊपर कानून बनाने का केंद्र सरकार को अधिकार नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो राज्य की शक्तियां हैं वो कम होगी और राज्यों की शक्तियों में केंद्र का दखल बढ़ेगा। इसलिए ये है ना 64वां और 65वां संविधान संशोधन पारित नहीं हो पाए, ठीक है। फिर अब देखो पारित कब हुए, तो अब बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में। यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं को क्या कर दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो उस समय सरकार थी नरसिम्हा राव की सरकार, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव। इन्होंने 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किए। 74वां तो अपने नगरीय निकाय, जो अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन 73वां जो पंचायती राज से संबंधित है। ये है ना संविधान संशोधन लोकसभा से पारित हुआ था 22 दिसंबर 1992। ये भी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ, 22 दिसंबर 1992। फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा में गया, तो अगले ही दिन 23 दिसंबर 1992 से कहा 92 को राज्यसभा से पारित हो गया। फिर अपने देखते ही हैं कि जब है ना लोकसभा से पारित हो जाता है, राज्यसभा से पारित हो जाता है, तो उस विधेयक को भेजते हैं राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उस समय थे शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजा और इन्होंने इसकी मंजूरी दी थी 20 अप्रैल 1993 को, ठीक है। ये तीसरा फैक्ट हो गया। अब तीसरा फैक्ट हो गया, और 24 अप्रैल 1993 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू हो गया। लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, और फिर लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993। इसलिए इस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब होता है, 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। इसलिए ये हो गया पंचायती राज दिवस। फिर इसमें ये प्रावधान था, चूंकि ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है, और कानून कौन बना रहा है, केंद्र सरकार बना रही है। अब है ना राज्य सूची के विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो इसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, विशेष बहुमत का मतलब है जो है ना वोट देते हैं उसका कितना, 2/3 बहुमत। इसके साथ साथ में जो राज्य है उसमें कम से कम आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। जितने टोटल राज्य है उसमें से आधे राज्य अगर सहमत होते हैं तो ही वो कानून लागू होता है। इन्होंने ये सारी प्रक्रिया कर दी, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, 2/3 बहुमत, और उपस्थित और मतदान करने वाला 2/3, और कुल का बहुमत हो गया। फिर आधे राज्यों ने सहमति दे दी। तो फिर इसमें यह प्रावधान कर दिया कि जैसे 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। फिर ये मुख्य प्रावधान था कि इस अधिनियम के तहत सभी राज्यों को 1 वर्ष के भीतर अपने स्वयं के कानून बनाने थे। इस तारीख को तो ये लागू हो गया। फिर इसमें मुख्य प्रावधान था कि सब राज्य, चूंकि ये राज्य सूची का विषय है, तो अगले 1 वर्ष के भीतर भीतर अपने कानून बनाएंगे, ठीक है। ये बात होगी। फिर इसमें क्या क्या जोड़ा गया था संविधान में, 73 संविधान संशोधन में, तो ये देख लेते हैं। इसमें अपने संविधान में जोड़ा गया था भाग 9, ठीक है। संविधान के अलग अलग भाग है, जब पढ़ते हैं संविधान, भाग 1, भाग 2, भाग 3। एक क्या है भारतवर्ष के बारे में, 2 क्या है नागरिकता, 3 क्या है मूल अधिकार, ऐसे करके भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। फिर है ना एक अनुसूची जोड़ी गई। जैसे अनुसूचियां हैं, अभी भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12।
तो एक अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, और इस अनुसूची में कितने विषय लिख दिए? 29 विषय। एक अलग अनुसूची जोड़ दी नंबर 11, उसमें 29 विषय लिख दिए। इन विषयों पे कानून बनाएगा, या ये है ना विषय किससे संबंधित होंगे? पंचायतों से संबंधित। फिर है ना संविधान में अनुच्छेद जोड़े, जैसे अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, यानी 243 ए, 243 बी, 243 सी, ऐसे करके कितने तक जोड़े? 243 ओ तक। तो कुल कितने अनुच्छेद जोड़ दिए? 16 अनुच्छेद जोड़ दिए। और कौन कौन से? 243 से 243 ओ। ठीक है। फिर ये हो गया संविधान में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना जनसंख्या के आधार पर की जाएगी, और जनसंख्या का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। जैसे है ना एक पंचायत, ग्राम पंचायत की स्थापना करनी है, उसके लिए कितनी जनसंख्या होगी ये तय करेंगे वहां के राज्य। ठीक है, ये भी है ना इस 73वें संविधान संशोधन में लिख दिया। एक बार इसमें जो जो फैक्ट्स है वो वापस देख लेते हैं। नरसिम्हा राव सरकार थी, उसने है ना 73वां संविधान संशोधन लागू किया। लोकसभा से वो पारित हुआ था 22 दिसंबर 1992 को। अगले ही दिन 23 दिसंबर को वो राज्यसभा से पारित हो गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई, फिर 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। फिर में इसमें यह प्रावधान था कि चूंकि ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए सब राज्य एक वर्ष के भीतर भीतर अपने अलग अलग कानून बनाएंगे। इसी के तहत ना राजस्थान में जो कानून बना था वो बन गया था अपने 23 अप्रैल 1994। ये भी है ना याद रख लेना। जैसे है ना 24 अप्रैल को तो पूरा एक साल हो जाता, उससे पहले अपने राज्य में कानून बनेगा एक दिन पहले तक। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, तो वापस 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में अपने इससे संबंधित कानून बन गया। ठीक है, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में इससे संबंधित कानून कब बना? 23 अप्रैल 1994 को। और भारत में कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। फिर इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में क्या क्या जोड़ा गया? तो भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इस अनुसूची में कितने? 29 विषय लिखे गए। 243 से 243 ओ, यानी कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, फिर ये तो ना संविधान संशोधन हो गया। अब इसका क्रियान्वयन, मतलब सबसे पहले कहाँ एग्जीक्यूट हुआ? तो कर्नाटक केंद्रीय अधिनियम पारित होने के बाद अपना कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। एक वर्ष के भीतर बनाने थे, तो सबसे पहले 10 मई 1993 को किसने बना दिया? कर्नाटक ने। ठीक है, और प्रथम चुनाव हो गए थे मध्य प्रदेश में। कब हुए? मध्य प्रदेश में मई जून 1994। तो देखो 4 फैक्ट है। सबसे पहले आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ हुआ था? राजस्थान। ठीक है, सबसे पहले चुनाव कहाँ हुए थे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तो है ना आजादी के बाद की बात है। फिर बात होती है कि 73वां संविधान संशोधन, इसको लागू होने के बाद सबसे पहले कानून कहाँ बना था? कर्नाटक। और सबसे पहले चुनाव कहाँ हुए थे? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी 4 फैक्ट है। राजस्थान में शुरुआत हुई, आंध्र प्रदेश में पहले चुनाव हुए। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, तो सबसे पहला कानून राज्य का बना कर्नाटक का, और सबसे पहले इसके बाद चुनाव हुए थे एमपी के। ठीक है, अब राजस्थान की बात करें तो एक साल में कानून बनाना था, तो अपने यहाँ लागू हो गया था 23 अप्रैल 1994। अब ये लागू हो गया। फिर अपने पहले चुनाव हुए थे 1995। ठीक है, अधिनियम लागू होने के बाद 1995 में राजस्थान में पहले चुनाव हो गए। फिर अपने वापस है ना इससे संबंधित एक और अधिनियम बना दिया, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1993, जो 30 दिसंबर 1900 को लागू हो गया। ठीक है, ये राजस्थान के फैक्ट। अब देखो इस संविधान संशोधन में हमने कहा था कि आर्टिकल जोड़े 243 से लेकर के 243 ओ तक। अब हम यही पढ़ेंगे 243 ए में क्या है, 243 बी में क्या है, सी में क्या है, और ओ तक पढ़ लेंगे। एक बार को